नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करूँ अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुषमा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह को। इसके पहले हमने तार सप्तक के 7 कवियों के विषय में पढ़ा, प्रयोगवाद के विषय में पढ़ा। और ये है जो लेख है वह है बच्चन सिंह की नज़र से, बच्चन सिंह की पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो शमशेर बहादुर का जन्म 1911 में हुआ, मृत्यु 1993 में हुआ। शमशेर मूलतः प्रयोगवादी कवि हैं। इस दृष्टि से वे अज्ञा की परंपरा में पढ़ते हैं। शमशेर और अज्ञा में अंतर यह है कि शमशेर के प्रयोगवाद का रथ संवेदना का धरातल नहीं छोड़ता, लेकिन जिस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर का रथ धरती से 4 अंगुल ऊपर चला करता था, उसी प्रकार अज्ञा का प्रयोगवादी रथ भी संवेदना के धरातल से 4 अंगुल ऊपर चलता है। शमशेर अपनी निजी अनुभूतियों, उनकी बारीक बुनावट और प्रायः दुरूहता के कारण भी लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हैं। वे छायावाद काल के अंतिम वर्षों से लिख रहे हैं। निराला और पंत के प्रभाव को स्वयं स्वीकार करते हैं, पर वे छायावादी नहीं हैं। हंस का संपादन करते समय वे शिवदान सिंह के संपर्क में आए और मार्क्सवाद के प्रति आकृष्ट हुए। प्रगतिवादी कविताएं भी लिखते रहे, किंतु रचना में प्रयोगवादी नहीं हैं। वे प्रयोगवादी हैं, मानवीय सरोकारों से विरहित प्रयोगवादी नहीं। आत्मसंघर्ष उन्होंने भी किया है, पर इनकी प्रजाति दूसरी है। एड्स का कहना है कि दूसरों से संघर्ष करने वाला हिस्टैरिक लिखता है और अपने से संघर्ष करने वाला कविता। निराला और मुक्तिबोध में बहिरंतर का गहरा संघर्ष है, पर शमशेर का आत्मसंघर्ष निजी है, प्राइवेट है, पर उसमें अद्भुत कशिश है। शमशेर कहते हैं, मेरी कविताओं को अगर वो उठा सकें और एक घूंट पी सकें, इस अगर की विवेचना उनकी कविता की विशेषता है। शमशेर ने प्रगतिवादी कविताएं भी लिखी हैं। वाम वाम दिशा समय साम्यवादी प्रगतिवादी रीति युक्त है। लेकर सीधा नारा कविता को प्रगतिवादी काव्य आंदोलन में बार बार याद किया गया है। लेकर सीधा नारा कौन पुकारा, अंतिम आशाओं की संध्याओं से मैं समाज तो नहीं, न मैं कुल जीवन कण समूह में हूँ, मैं केवल एक कण एक सहारा। अमन राग एक लंबी कविता है। प्रगतिवादी सरोकारों से संबंध, पर इन कविताओं में वे रम न सके, उससे मुक्त भी नहीं हो सके। उदित 1980 की भूमिकाओं में इस 2 भूमिकाएं हैं। वे प्रगतिवादी काव्य आंदोलन की आवश्यकता महसूस करते हैं, किंतु अपने वर्ग संस्कारों के कारण इससे जुड़ न सके। मेरी असली ज़मीन तो रोमानी ही थी, रोमानी बनी रही। चुका भी नहीं हूँ मैं आभार प्रकट करते हुए मैं उन्होंने लिखा है, अपनी काव्य कृतियाँ मुझे दरअसल सामाजिक दृष्टि से कुछ बहुत मूल्यवान नहीं लगती। उनकी वास्तविक सामाजिक उपयोगिता मेरे लिए एक प्रश्न चिन्ह सा हो ही रही है। कितना है धुंधला सा है। शमशेर कहते रहे, प्रगतिवादी घेर घार कर उन्होंने अपने शिविर में लाएंगे ही। ऊपर जिस अगर का उल्लेख किया गया है उसे विवेचित करने के लिए उनकी रचना प्रक्रिया पर विचार करना होगा। उनकी कविताएं मानसिक जटिलता की कविताएं हैं। वे भीतर और भीतर घुसते जाते हैं, यहाँ तक कि अचेतन मन की सीमाओं में भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए रचनाओं की संगठना शूरलिस्ट हो जाती है। वे त्रिलोचन की तरह सब कुछ कह देते हैं, कह देने और पूरा वाक्य लिखने के पक्ष में नहीं है। वे बिंबों को शब्दों की अनायास बिखेर देते हैं। इस बिखराव को वे विराम, अर्धविराम, डैश, डाट से नियंत्रित करने की चेष्टा करते हैं। वे बिखरे हुए बिंबों, प्रतीकों, शब्दों के अंतराल में अंतर्निहित अर्थों को उद्घाटित करने का बहुत सारा काम पाठकों के विवेक पर छूटा रहता है। दूसरे शब्दों में पाठक को सचेत भाव से कविता की पुनः सर्जना में लीन होना पड़ता है। वह अक्सर बिंब खंडित और कभी कभी अबूझ हो जाते हैं। ऐसा उस समय होता है जब कवि अपने अंतस चेतनात्मक बिंबों को सामाजिकता पर प्रक्षेपित करता है। सींग और नाखून लोहे के बख्तर कंधों पर, सीने सुराख हड्डी का, आँखों में
घास काई की नमी, एक मुर्दा हाथ पांव पर टिका, उल्टी कलम थामे, तीन तसलों में तीन तसलों का कमर, तीन तसलों में कमर का भाव सड़ चुका है, जोड़ों का भी कड़ा जाल हो चुका पत्थर। जहाँ प्रगतिवादी कविता पर है प्रक्षेपण नहीं है, कविता सपाट हो जाती है, वहाँ कविता सपाट हो जाती है। किंतु प्रगतिवादी चेतना का उस पर सबसे बड़ा उपकार यह है कि उसके अभाव में वह रीतिवाद और युद्ध कविता की ओर चला जाता आश्चर्य नहीं था। वे मुख्यतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। कहीं दोनों अलग है, कहीं दोनों का अद्भुत रासायनिक घोल है। अपने चित्रों को बनाने में वे अनेक रंगों का प्रयोग करते हैं। रंग कई हैं पर एक भी चटकीला नहीं है। सब किंचित मटमैले, धुंधले, सांवले, उदास, कहीं गुलाबी है तो कहीं उसका रंग कत्थई है, कहीं केसरिया है तो सांवलेपन की छाया लिए हुए, बिजली है तो कुहारिल, बादलों के पंख गेरुआ रंगे हैं। रंगों के मिश्रण या कंपोजिशन का क्या कहना, उन्हें उनकी अनेक विधियां मालूम है। सूर्योदय का एक रंगारंग दृश्य है, प्रातः का नभ या बहुत नील शंख जैसे, भोर का नभ बहुत नील शंख जैसे, भोर का नभ राख का लिपा हुआ चौका। आगे उनके रंगीन सीने कैमरा का जादू देखिए। काली सिर थोड़ी केसर से धुल जाती है, फिर स्लेट पर लाल खड़िया मन दी जाती है। नील जल में गौर देह झिलमिला जाती है। यह है सूर्योदय, रंगीन बिंबों से बुना हुआ जागरण का पर्व। प्रातःकाल के बिंब की तरह शाम का भी निजी बिंब है। नींबू का नमकीन सा शाश्वत शाम, गहरा नमकीन, प्राचीन ईसाई चीज़ों सी, कुछ राजपुताने की सी, बहुत कुछ गहरी, सोन चंपई, सोन गौरैया शाम, शांत तुम्हारी साड़ी की सी शाम, बहुत परिचित मेरे दिल के अजीब फैलाव की। लातानी पीतल कांसे के घंटों की सी क्लासिक शाम, बहुत दूर तक बजती हुई शाम। रूप, रस, गंध आदि के साथ इसमें देसी विदेशी बिंबों को सम्मिलित करके शाम को अंतर्राष्ट्रीय रूप दिया गया है। टी.एस. इलियट की तरह शमशेर भी धार्मिक और यौन बिंबों को एक साथ रखकर नया प्रभाव पैदा करते हैं। लातानी पीतल कांसे के घंटों से बहुत दूर तक बजती हुई शाम क्लासिक शाम में बदल जाती है। उनकी प्रेम कविताओं पर हल्का गौरिक रंग है। टूटी हुई बिखरी हुई कविता में वे लिखते हैं, बहुत से तीर, बहुत से नाव, बहुत से पर इधर उड़ते हुए आए, घूमते हुए गुजर गए, मुझको लिए सबके सब, तुमने समझा नहीं कि उनमें तुम थे। नहीं नहीं नहीं, उनमें कोई न था, सिर्फ बीती हुई होनी अनहोनी की उदास रंगीनियाँ थीं। फकत कितनी सीधी हुई लय है, सिद्ध लय। भावानुरूप लय को भी बड़ा किया गया और छोटा भी, इसी से अर्थाभिनय होता है। सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, टूटी हैं, जो स्वयं है एक वक्तव्य, उसमें कोई न था। यदि कोई होता तो बिखराव क्यों। सरल वक्तव्य भी वक्रोक्तिपूर्ण या जटिल हो जाता है। फकत तो उदासी को घनीभूत कर देता है। उनकी दूसरी प्रेम कविता है जिसमें प्रेम और प्रकृति को एक में मिलाकर रखा गया है। यह कविता है एक पीली शाम, पतझर का जरा अटका हुआ पत्ता, मेरी भावनाओं में तुम्हारा मुख कमल, कृष्ण मलान हरा सा, अब गिरा या अटका हुआ आंसू। शांत है तारक सा अतल में, पीलापन शाम का ही नहीं है, वह प्रेम पर भी छाया हुआ है। इस संदर्भ में प्रिय का मुख म्लान होना कविता की संरचना के भी अनुरूप है और कवि की भावना के भी। शाम, तारक दल और आंसू का गिरना एक साथ होता है, वह भी अतल में। यह भी एक विरहानुभूति है पर किसी अन्य विरहानुभूति से अलग। पीली शाम की उदासी और ठंडापन लिए हुए उनके प्रेम में गहरी आसक्ति भी है और छायावादी पवित्र वायवीयता भी। कवि की कहता है, तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियाँ लहरों से करती हैं। वह प्रिय पर एकाधिकार नहीं चाहता। लहरों में कूदती मछलती
कूदती उछलती मचलती स्वच्छंदता प्रिय मछलियों के प्रेम में अद्भुत जीवन उत्सव होता है, लेकिन प्रिय के मन का छंद स्पर्शातीत है। तन का छंद कथन मात्र से शरीर व्यष्टि का कालिदास के शब्दों में अनथ्याकृत सौंदर्य अपनी गरिमा में उजागर हो जाता है। ऐसे ही प्रयोगों को देखकर मीतता का भाषिक गुण प्रत्यय उठता है। अपने में ही सीमित होने के कारण शमशेर की विषय वस्तु भी सीमित हो गई है। उनकी प्रगतिवादी रचनाएं कमज़ोर है, लेकिन उनसे बहुत से प्रगतिवादी कवियों की रचनाओं से बेहतर है, जिनके नारों सिद्धांत अनुवादों का गुणगान करते हुए बड़े बड़े आलोचक नहीं आघाते। जब वे अपनी सीमा लांघते हैं तो रहस्य रोग में घूम आते हैं, इसमें संदेह नहीं। भाषा कुछ अधिक अपारदर्शी है, किंतु अतः उनकी रचना अन्यों की तुलना में संप्रेषण की समस्याएं अधिक खड़ी करती है। किंतु हिंदी भाषा को उन्होंने अछूते बिंबों, रंगों, प्रतीकों और मिथ कथन की भंगिमा से समृद्ध किया है। कुछ और कविताएं चूका भी नहीं हूँ मैं, इतने अपने पास बात बोलेगी काल तुझसे, होड़ है मेरी और टूटी हुई बिखरी हुई इनके काव्य संग्रह हैं। तो यह थे शमशेर। अगले वीडियो में पढ़ेंगे भवानी प्रसाद मिश्र और नरेश मेहता को। तो तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।